नरेश को कोई रास्ता नहीं बचा था जब से उसने देखा कि सूर्या ने गौतम को लीला पेंट हाउस के अंदर कदम रखने पर रोक दिया। उसे सूर्या की बातें सुनना ही पड़ रहा था। नरेश, कृपया हमें छोड़ दो। गौतम ने नरेश के पैरों में गिरकर विनती की, लेकिन नरेश दुखी होते हुए सिर हिलाने लगा और बोला, सॉरी गौतम, तुम्हें सूर्या सर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर नरेश के पैरों में गिरकर विनती कर रहा गौतम अचानक उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह जोर से हंसने लगा। नरेश, इस अपमान को मैं उसके हाथों नहीं सहन करूंगा। मेरे परिवार के बारे में तुम्हें पता है, मैं उसी परिवार में जन्मा और बड़ा हुआ। अगर मैं उसके हाथों मर गया तो इसके बाद कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। गौतम हंसते हुए तेजी से उस काले वर्दी पहने सुरक्षा गार्ड के हाथ में रखी बंदूक को छीन लिया। सभी लोग, खासकर नरेश, डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि गौतम सूर्या को मारने वाला है। सूर्या का असली चेहरा जानने का इरादा रखते हुए गौतम ने बंदूक नरेश की नाक के सामने रख दी और गुस्से में बोला, ये सूर्या कौन है और तुम उसके लिए क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो और अभी मुझे यही बता रहे हो? गौतम ने नरेश की ओर तीखे अंदाज में पूछा। सूर्या पहले ही नरेश से कह चुकी थी कि सूर्या का असली चेहरा किसी को उजागर नहीं करना है। तुरंत ही नरेश ने अपनी नजर सूर्या की तरफ घुमाई और धीरे से बोला, तुमको पता नहीं, आदित्य और मेरा भाई देश कुमार, उनके हाथ किसी ने काट दिए और वह कोई और नहीं, सूर्या सर ही था। वह तुम जो सोचते हो वैसे साधारण इंसान नहीं है। मेरे परिवार की सारी संपत्ति भी उसके सामने कुछ नहीं है। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि वह वास्तव में कौन है। नरेश की यह बात सुनते ही गौतम ने सोचा कि अगर ऐसा परिवार भारत में मौजूद है तो वह केवल आरएसपी ग्रुप ही हो सकता है, और यही सोचते हुए उसने जोर से हंसते हुए कहा, तो मतलब यह सूर्या उसी परिवार की एकमात्र वारिस है? फिर उसने कहा, मेरे परिवार का एकमात्र वारिस मैं मर जाऊं तो क्या होगा, यह अब सूर्या सर ही जानेंगे। और फिर उसने अपनी हथेली में पकड़ी बंदूक अपनी नाक पर रख दी और दबा दिया। जोरदार आवाज के साथ बंदूक से निकला गोला बारूद उसके सिर को छेद गया। अगले ही पल गौतम जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर खून बहने लगा। किसने सोचा था कि गौतम इतना क्रूर कदम उठाएगा? यहां मौजूद किसी ने नहीं, और सूर्या ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि गौतम ऐसा कर सकता है। गौतम अन्ना, गौतम की जमीन पर गिरी लाश को देखकर निरंजना चीखते हुए रो पड़ी। निरंजना रोते रोते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसी दौरान जो सब कुछ देख रहा था और इस पूरी घटना के पीछे मुख्य कारण बन चुका था, दिनेश, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उस बंदूक की आवाज सुनते ही प्रीति का चक्कर थोड़ी देर के लिए साफ हुआ। सूर्या, प्रीति की आवाज थोड़ी कांप रही थी। बेहोश होने के बावजूद उसे वहां क्या हो रहा है यह पूरी तरह समझ में आ गया था। प्रीति, अब तुम कैसी हो? कोई डर नहीं है ना? सूर्या जल्दी जल्दी प्रीति के पास आया और उसका माथा पकड़कर पूछा। सूर्या ने पहले ही उन खूंखार लोगों से प्रीति को बचा लिया था, इसलिए प्रीति को ज्यादा चोट या डर महसूस नहीं हुआ। बस हल्की खरोंच ही लगी थी, सिर्फ वही उसकी देह पर मौजूद थी। लेकिन यह सारी घटनाएं उसे बहुत हिला गई थीं। भेड़ियों के सीधे सामने आने और खतरे के चलते प्रीति डर और तनाव के कारण थोड़ी बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ सूर्या, मैं अब ठीक हूं, बस हल्की चोट लगी है, ज्यादा कुछ नहीं। प्रीति ने यह कहते हुए अपना सुंदर चेहरा थोड़ा हल्का सा मुस्कुराया और उसकी हमेशा की रहने वाली प्यारी मुस्कान वहीं बनी रही। सूर्या, उन्हें कुछ मत करना, उन्होंने तो सब अनजाने में किया, प्रीति ने ढीली आवाज में कहा। जब उसने नीचे गिरते हुए गौतम को देखा तो उसे गहरा दुख हुआ। उसकी वजह से गौतम इस हालत में आया था। उसने यह भी नहीं चाहा कि कोई उसकी वजह से मरे। प्रीति पहले ही जान चुकी थी कि वह ये सब कहेगी। जैसा सूर्या ने सोचा था वैसा ही हुआ। प्रीति हमेशा दूसरों के प्रति कोमल और धैर्यपूर्ण रहती थी। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी और यही कारण था कि वह सबका प्रिय थी। लेकिन यही उसकी कमजोरी भी थी। हाँ, प्रीति, क्या तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रहूं? ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भाई की तरह मूर्ख बनकर खुद को नहीं मारने दूंगी। जब मैं मरूंगी तो तुम्हें भी मेरे साथ लेकर जाऊंगी, निरंजना ने गौतम की तरह पागलों जैसी हंसी के साथ कहा। फिर उसने गौतम के पास पड़ी बंदूक उठाई और प्रीति को मारने के लिए निशाना साधा। लेकिन उस बंदूक से गोली निकलने से पहले ही निरंजना अचानक 10 फीट पीछे धकेली गई और जमीन पर गिर पड़ी। ये सारी घटनाएं बिजली की तरह तेज हुईं।
सूर्या की पत्नी प्रीति को बचाने के लिए नरेश ही सामने आया और फिर वह कर गया। निरंजना नीचे गिरते ही सिर पर चोट लगने से खून बहने लगा। यह सब देखकर सूर्या चुपचाप बैठा रहा और बस यह नाटकीय दृश्य देखता रहा, जैसे किसी खेल का आनंद ले रहा हो। प्रीति पहले ही उनसे कह चुकी थी कि कोई कुछ भी न करे, इसीलिए नरेश ने भी उससे आगे कुछ करने का इरादा नहीं किया। प्रीति ने निरंजना की ओर देखा, जिसकी नजरें उस पर टिक गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दूसरी तरफ निरंजना पागलों जैसी गुस्से में प्रीति की तरफ देख रही थी। प्रीति सोच रही थी कि आखिर ऐसा गुस्सा उसके ऊपर क्यों है और क्यों निरंजना उसे इतनी नफरत करती है। तभी सूर्या ने कहा, प्रीति, मैं तुम्हें उठाकर सीधे अस्पताल ले जाता हूं। सूर्या ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कितनी भी बेसिक क्यों न लगो, यहां जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें बहुत प्रभावित किया होगा प्रीति। थोड़े दिन आराम करना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। प्रीति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। धीरे धीरे प्रीति को अपनी बाहों में उठाते हुए सूर्या एक कदम आगे बढ़ा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, जैसे कोई चिंता कर रहा हो। प्रीति, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। सूर्या पीछे मुड़ा और देखा कि जननी ने भी ध्यान से यह सब देखा। जननी ने तुरंत कहा, सूर्या सर, मेरे और प्रीति के बीच सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम बस दोस्त हैं, यही सब सामान्य है। जननी बात करते करते यही सोच रही थी कि सूर्या उसे और डांट रहे हैं। फिर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। जननी सोच रही थी, कौन सी हिम्मत है उससे कहने की कि हमारे बीच सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सूर्या को देखकर क्या वह उसे बेवकूफ समझती है? रियूनियन में उसने सबके सामने सूर्या को चिढ़ाकर अपमानित किया था, लेकिन अब वह इतनी शांति से बात कर रही है। अगर उसे पहले पता होता कि सूर्या बड़े और अमीर लोगों द्वारा सम्मानित व्यक्ति है, तो शायद वह कभी उससे ऐसे पेश नहीं आती। फिर भी जननी खुद को दुखी महसूस कर रही थी। इस भीड़ में वह सबसे पहले प्रीति के पति सूर्या से मिली थी। अगर उसने उसे अपमानित नहीं किया होता, बल्कि अच्छे से पेश आती और बातचीत करती, तो शायद इस समय जननी सोच रही थी कि शायद सूर्या उसे अपने हाथों में पकड़कर रख सकता है। वह खुद को बहुत तकलीफ में महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने पहले विश्वास किया था कि दर्शन एक बड़ा अमीर आदमी है और सूर्या को उसने कभी सम्मान नहीं दिया। उसी समय सूर्या प्रीति को उठाकर वहां से बाहर निकल रहा था। कार्तिका, जो अब तक कहीं छिपी हुई थी ताकि सूर्या की नजर उस पर न पड़े, बाहर आई। गौतम को खुद मारते हुए गिरते देख कार्तिका डर के मारे समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने सोचा कि जब तक सूर्या की नजर उस पर नहीं पड़ेगी, उसकी जान सुरक्षित रहेगी, इसलिए वह छिपी रही। सूर्या वहां से निकलने के बाद ही उसने महसूस किया कि अब उसकी जान सुरक्षित है और उसका शरीर जैसे फिर से जीवित हो उठा। दर्शन, प्रीति का पति ही यह सूर्या है। असल में यह कौन है? कार्तिका डर के मारे बोली, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि कोई भी यह नहीं मान सकता कि सूर्या सिर्फ एक साधारण घर का दामाद है। अगर मुंबई के प्रिंस नरेश, जो आज बुलाया गया है, सूर्या को सम्मान से पेश आते देखेंगे, तो वह उसे उस तरह नहीं देख पाएंगे जैसे कोई मामूली कर्मचारी अपने मासिक वेतन के लिए खड़ा रहता है। ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं जाकर किससे पूछूं? दर्शन ने यह कहते हुए अपने चेहरे पर अजीब तरह का अंधेरा डाल लिया। उसने कई बार सूर्या को अपमानित किया था, लेकिन अगर सूर्या सिर्फ इसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाए, तो उसे 100 बार भी हार माननी पड़ेगी। दर्शन ने सूर्या की असली पहचान का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। पेंट हाउस में जो कुछ भी हो रहा था, दर्शन पहले ही समझ चुका था कि सूर्या इस पेंट हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। ऐसे में वह बिल्कुल भी साधारण इंसान नहीं हो सकता। छोड़ो दर्शन, हमें सूर्या सर के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनसे पहले बहुत बुरा व्यवहार कर चुके हैं। क्या अब वह हमें सब का बदला लेने के लिए खोजने आएंगे? कार्तिका ने यह कहते हुए दर्शन की तरफ देखा। दुख और डर दोनों उसके चेहरे पर स्पष्ट थे। सूर्या का नाम लेते ही उसे डर लग रहा था कि कहीं सूर्या सर सच में उसे नुकसान न पहुंचा दें। दर्शन ने कठोर स्वर में कहा, तुम क्या कह रही हो? हमें उनसे बुरा व्यवहार करना था? ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। अगर सूर्या सर अपमानित हुए या कोई गलती हुई, तो उसकी वजह तुम ही हो। कभी कभी दर्शन कार्तिका की आंखों में आए आंसुओं को देख चुका था। उसने सूर्या की ताकत और उसकी स्थिति को समझते हुए अपनी सोच बदल दी। पेंट हाउस की सदस्यता का कार्ड या कोई अन्य चीज अब सूर्या के हाथों में होने की वजह से कोई और उसका मूल्य नहीं जान सकता। कार्तिका इस सोच में डूबी
हुई थी कि अब वह कुछ नहीं कर सकती। सूर्या ने प्रीति को अस्पताल भेजा और तुरंत डॉक्टर सेल्वी को कॉल किया। प्रीति बेहोशी की हालत में आई थी और उसी समय सूर्या ने उसे डॉक्टर सेल्वी के पास ही पहुंचाया। डॉक्टर सेल्वी, जो सूर्या की हर गतिविधि पर निगरानी रखती थी, वह वही व्यक्ति थी जिसे एडवोकेट वासुदेवन ने भेजा था। सूर्या ने डॉक्टर सेल्वी को कॉल किया और कहा कि वह तुरंत उनके कमरे में आए। आधा घंटा गुजरते ही डॉक्टर सेल्वी सूर्या के कमरे में पहुंचे और प्रीति की चोटों की जांच शुरू की। बिस्तर पर पड़ी प्रीति का सुंदर चेहरा हल्की मुस्कान ले चमक रहा था। यह देखकर सूर्या का दिल धक धक करने लगा और उसे गहरा दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर सेल्वी ने प्रीति की जांच की और कहा कि उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी है, फिर भी भेड़ियों के नाखूनों से लगी खरोंच के कारण उसे सुई और दवाइयां दी गईं। सूर्या ने मन ही मन सोचा कि प्रीति को तुरंत उस पेंट हाउस में वापस भेजना चाहिए। मुंबई प्रीति के लिए सुरक्षित शहर नहीं था। यहां उसे परेशान करने वाले कई लोग मौजूद थे। इसलिए सूर्या ने सोचा कि प्रीति के लिए पेंट हाउस ही सबसे सुरक्षित और सही जगह है। सर, प्रीति अब ठीक है, लेकिन लगता है कि पिछले कुछ दिनों में वह बहुत तनाव और डर में रही है। उन्हें एक शांत और सुरक्षित जगह पर ले जाना उनके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर सेल्वी की यह बात सुनकर सूर्या ने हल्का सा सिर हिलाया और पूछा, पेंट हाउस की स्थिति कैसी है काली? उसके बाद सूर्या ने सोचा, अब बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। पेंट हाउस में चल रहे हालात के बारे में जानने के लिए उसने डॉक्टर सेल्वी से पूछा। सूर्या सर, पेंट हाउस में सब ठीक है। काली पार्टी अपना काम देख रही हैं, लेकिन प्रीति का परिवार। डॉक्टर सेल्वी कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। चिंता मत करो सेल्वी अट्ठी, सीधे मुझे बताओ कि क्या हुआ। सूर्या को सिर्फ इतना समझ आया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर सेल्वी ने धीरे से कहा, सूर्या सर, जब आप और प्रीति शहर में नहीं थे, उस समय सतीश और आपका पिता अपनी गतिविधियों की हदें पार कर रहे थे। प्रीति को जो प्रोजेक्ट मिला था उसे कम दाम पर किसी कंपनी को बेच दिया गया। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट किसी सामान्य कंपनी को, जिसके पास सही परमिट तक नहीं था, केवल 5 करोड़ में दे दिया गया। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता है कि जब प्रीति वापस आएगी तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे उससे पहले किसी तरह फायदा उठाना चाहते हैं। डॉक्टर सेल्वी ने यह कहते हुए थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई।